उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तारीख का ऐलान हो चुका है और इस बार शीतकालीन सत्र देहरादून में ही आयोजित होगा, जिसकी शुरुआत 29 नवंबर से होगी। सत्र 5 दिसंबर तक चलेगा। हालांकि सत्र को लेकर आखिरी फैसला 16 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक में लिया जाएगा। अब दोन में शीतकालीन सत्र गैरसैंण पर सियासत विपक्ष कर रहा है। उत्तराखंड विधानसभा सत्र की तारीख तय हो गई है। दोन में ही शीतकालीन सत्र चलेगा, जिसको लेकर कांग्रेस कई सवाल उठा रही है। कह रही है कि भाजपा सरकार गैरसैंण में विधानसभा सत्र करवाने से बच रही है और इसलिए वो किसी न किसी बहाने से सत्र को गैरसैंण में कराने से इसको हर बार बच जाती है। देहरादून में इसको कराया जा रहा है। उत्तराखंड की भावना है और जिस सरकार को प्रदेश के लोगों ने प्रचंड बहुमत से जिताया, आज उसके लिए ये गैरसैंण नारा हो गया। ये केवल भाषण के रूप में गैरसैंण का उपयोग कर रहे हैं, गैरसैंण जाने का काम नहीं कर रहे हैं। ये दुखद है, ये उत्तराखंड की जन भावनाओं के खिलाफ है। गैरसैंण के बारे में कभी चिंता ही नहीं की और गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है तो भारतीय जनता पार्टी ने बनाई है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी उस समय माननीय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने घोषणा भी की और उसको मूर्त रूप भी दिया। और कुल मिलाकर के उनको कोई अधिकार नहीं इस प्रकार का आरोप लगाने का। ठीक है, इस समय मौसम के कारण क्योंकि ठंड बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है और 29 नवंबर से जैसा कि सत्र प्रारंभ करने की बात की गई है, तो इस समय गैरसैंण न होकर के वो क्या कहते हैं अभी यहाँ देहरादून में होगा। अब आगे बढ़ते हैं। पहाड़ पर -डिग्री टॉर्चर की बात कर लेते हैं। देखिए, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने लगी है। उत्तराखंड से बर्फबारी की 4 अलग अलग तस्वीरें आई हैं, आपके सामने हम रख रहे हैं, आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। केदार धाम में बर्फबारी हो रही है, जिसमें निर्माण कार्य बाधित हो गए हैं, ये जानकारी है। वहीं बद्री धाम में भी बर्फबारी लगातार जारी है। औली धारचूला की तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के 4 हिस्सों में किस तरीके से बर्फबारी लगातार जारी है, उनकी तस्वीरें आपके सामने। केदारनाथ में बर्फबारी लगातार जारी है। यहाँ पर जो निर्माण कार्य चल रहे हैं, पुनर्निर्माण कार्य, उनको लेकर जानकारी ये मिल रही है कि जो मजदूर हैं वो ठंड में काम करने से इनकार कर रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं, जिस वजह से जो निर्माण कार्य यहाँ पर चल रहे थे वो प्रभावित हो रहे हैं। और बद्री धाम में खूबसूरत नज़ारा आपके सामने है। धारचूला औली से भी बर्फबारी की तस्वीरें सामने आई हैं। और देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। पहाड़ों में बर्फबारी शुरू हो गई है। जोशीमठ, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी लगातार जारी है। उत्तराखंड में बर्फीले मौसम का आगमन हो चुका है। बर्फबारी होने से स्थानीय लोग झूम उठे। ये तस्वीरें धारचूला की हैं, जहां बर्फबारी होने से हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। जमीन पर बर्फ की कई इंच मोटी परत जम चुकी है। अब केदारनाथ धाम की तस्वीर भी देखिए, यहाँ भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। केदारनाथ मंदिर परिसर हो या फिर आसपास की पहाड़ियां, सब बर्फ से ढक चुकी हैं। बर्फबारी की वजह से केदारनाथ धाम में पारा गिर चुका है, जिससे निर्माण काम में लगे मजदूरों की परेशानी बढ़ गई। केदारनाथ में पारा माइनस में जा चुका है और ऐसे में मजदूरों को काम करने में दिक्कतें पेश आ रही हैं। कपाट बंद होने के बाद भी केदारनाथ धाम में निर्माण काम जारी है, मगर बर्फबारी ने निर्माण के कामों को प्रभावित कर दिया है। और वहीं उत्तरकाशी से खबर है। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से वन्य जीव निचले इलाकों का रुख कर रहे हैं, जिसे लेकर वन विभाग ने मुस्तैदी बढ़ा दी है। गंगोत्री नेशनल पार्क में वन्य जीवों की मूवमेंट पर सीसीटीवी के जरिए नजर रखी जा रही। दरअसल बर्फबारी का फायदा उठा करके शिकारी वन्य जीवों का शिकार करने की फिराक में रहते हैं और इसी को देखते हुए वन विभाग जंगल में गश्त भी अपनी बढ़ा रहा है। सीसीटीवी के जरिए जीवों की मूवमेंट पर लगातार नजर है वन विभाग की।
और लगातार बर्फबारी बारिश की वजह से जो वन्य जीव हैं वो रिहायशी इलाकों का रुख कर रहे हैं। देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम करेंगे बैठक। थोड़ी ही देर में कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर बैठक होगी, ये बड़ी खबर है। सचिवालय में सुबह 10 बजे गृह विभाग के साथ मीटिंग होने वाली है सीएम की और बैठक में पुलिस के अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। देहरादून में महिला सुरक्षा को लेकर सीएम धामी करेंगे एक बैठक और थोड़ी ही देर में कहा जा रहा है लॉ एंड ऑर्डर, साथ में महिला सुरक्षा को लेकर मीटिंग करेंगे सीएम धामी। 10 बजे का वक्त बताया जा रहा है। गृह विभाग के साथ में ये मीटिंग होनी है सचिवालय में और बैठक में पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी मौजूद रहेंगे। सीएम धामी सभी अधिकारियों से फीडबैक लेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के लिए रवाना हो जाएंगे। पिथौरागढ़ का उनका दौरा है। ये कहा जा रहा है सबसे पहले वो बैठक करेंगे, बैठक में जानकारी जुटाएंगे, निर्देशित करेंगे अधिकारियों को। उसके बाद फिर फीडबैक लेने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पिथौरागढ़ के लिए रवाना होने वाले हैं। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने के लिए कमेटी समाज के अलग अलग वर्गों से सुझाव लगातार ले रही है और इसी कड़ी में कमेटी के मेंबर उत्तरकाशी पहुंचे, जहां उन्होंने ईसाई समुदाय के लोगों से भी रायशुमारी की। ईसाई समुदाय के प्रतिनिधि के तौर पर फादर जोसेफ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यूसीसी यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड से उन्हें कोई भी परेशानी, कोई भी आपत्ति नहीं है। अलग अलग धर्म और समुदाय से जुड़े हुए लोगों से लगातार रायशुमारी की जा रही है, उनसे सुझाव दिए जा रहे हैं। जो पर्सनल लॉ है इसमें 16 साल लिखा हुआ है, लेकिन हमारा पर्सनल लॉ ये कहते हैं आप जिस देश में हैं उस देश का लॉ, अभी हम 18 और 21 है। तो कुल मिलाकर जो ईसाई जो कम्युनिटी है एक अडाप्टिव नेचर का है, जिस देश में उस कानून को अपना लेते हैं और जितने भी मेन मुद्दे 8 बातें आपने की है, जैसे मैरिज, पोलिगमी, लिविंग रिलेशनशिप, ये सारे जो देश का रूल है उनको अपनाने के लिए ईसाई कम्युनिटी तैयार है। इस पर भी एक ठोस निर्णय होना चाहिए कि 2 बच्चे से ज्यादा जो है, ये मेरा एक सुझाव है कि हमने खाली पॉलिटिकल लोगों को रोक लगा रखी है, लेकिन ये वास्तव में ये समस्या है और इस पे सॉलिड निर्णय सरकार को लेना है। मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि आपकी समिति जो बनी है उससे पूरी तमाम उत्तराखंड की जनता को बहुत उम्मीदें हैं आपसे। बड़ी खबर है, उत्तराखंड में मंत्रियों के लिए नई और महंगी गाड़ियां खरीदने का सपना अधूरा रहने वाला है। मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां खरीदने पर वित्त विभाग की आपत्ति है। परिवहन विभाग ने वित्त विभाग को नई गाड़ियों की खरीद का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वित्त विभाग ने कई आपत्तियां लगा करके प्रस्ताव वापस कर दिया। ये बड़ी खबर, उत्तराखंड में मंत्री लग्जरी और हाईटेक गाड़ी की लगातार डिमांड कर रहे हैं, जिसके बाद परिवहन विभाग ने यह प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा था, लेकिन ये प्रस्ताव वित्त विभाग ने कई आपत्तियां लगा करके वापस कर दिया। ये जानकारी और इसी के साथ ही सपना अधूरा तमाम मंत्रियों का उत्तराखंड में महंगी और नई गाड़ियां खरीदने का। बड़ी खबर इसी बीच, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ जाएंगे। आज पिथौरागढ़ मुख्य सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में जनता को संबोधित करते हुए सीएम दिखाई देंगे और इसी दौरान विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण भी वहां पर करने वाले हैं सीएम, शिलान्यास भी करेंगे। साथ ही शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का शुभारंभ भी वहां पर सीएम धामी करेंगे। शरदोत्सव मेले की शुरुआत वहां पर होनी है, जिसका आगाज होने जा रहा है। इसकी शुरुआत भी खुद सीएम करेंगे और साथ ही विकास को लेकर जो एग्जीबिशन वहां पर लगाए गए हैं उसका भी शुभारंभ करते हुए सीएम दिखाई देने वाले हैं। पिथौरागढ़ का उनका दौरा है आज का और सेवक आपके द्वार कार्यक्रम में वो जनता को करेंगे संबोधित। देखिए, छावला सामूहिक दुष्कर्म मामले के पीड़ित परिवार से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने फोन पर बात की और सीएम धामी ने लड़की के पिता कुंवर सिंह नेगी से बात की। इंसाफ की लड़ाई में साथ देने का सीएम ने उनसे वादा किया है और सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने इस पूरे बारे में से भी बात की है, इसके बारे में उन्होंने जानकारी दी। उत्तराखंड सरकार उन्हें हर संभव मदद करेगी। परिवार को नई दिल्ली के छावला इलाके में हैवानियत की शिकार हुई उत्तराखंड की बेटी के पिता को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आश्वस्त किया है कि उत्तराखंड सरकार उन्हें न्याय दिलाने के लिए उनके साथ खड़ी है। उन्होंने उन्हें हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिया और मुख्यमंत्री ने कहा है कि वो जब भी दिल्ली आएंगे तो उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने उत्तराखंड की बेटी के आरोप
किया था, जिसके बाद से इंसाफ के लिए परिवार बेहद परेशान है, परिवार आहत है। और इसी बीच में धामी ने बात करके उन्हें मदद का भरोसा दिया है। हाँ नमस्कार निगी जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज़ 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ दिल्ली में सर। अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा। आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना? ठीक है नेगी जी, फिर हैं। तो सीएम धामी ने पीड़ित परिवार से बात की, पीड़ित लड़की के पिता से बातचीत की, उनको हर संभव मदद का, सहायता का भरोसा दिया है। इसी पर रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि देखिए, परिवार बहुत आहत है, परेशान है। सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद थी, उम्मीदें पूरी नहीं हुई, आरोपियों को बरी कर दिया गया। उसके बाद सीएम धामी ने पीड़ित परिवार से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं और जब मैं दिल्ली आऊंगा तो परिवार से मुलाकात होगी। रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरीके से इस बार न्याय की एक उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन पूरे उत्तराखंड को जब ये पता चला कि इस तरीके का डिसीजन हुआ है और तीनों आरोपियों को बरी कर दिया गया है, तो उसके बाद जो है तमाम जो चिंताएं हैं वो सामने आ गई हैं। क्योंकि जिस तरीके के जघन्य अपराध होते हैं उनमें अगर न्याय ना मिले तो लोगों का जो विश्वास है वो भी कहीं ना कहीं डगमगाने लगता है। तो यही वजह है। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि उन्होंने जो इस केस को पूरी तरीके से देख रही थी, चारू खन्ना जो कि वकील हैं, उनके साथ बातचीत हुई है, कानून मंत्री के साथ बातचीत हुई है और इसमें किस तरीके से कानूनी दायरे में रहकर आगे एक अपील की जा सकती है, उस ओर अब सरकार अगला कदम उठाने जा रही है, ताकि जो पीड़ित परिवार है, नेगी परिवार, उसको न्याय मिल सके। यही वजह है कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो उस परिवार के संपर्क में है, उनको ढांढस भी बनाया है और ये भी कहा है कि सरकार की ओर से जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी उस सही प्रक्रिया के तहत उस न्याय को दिलाने के लिए वो सरकार कटिबद्ध है। अब देखना होगा कि किस तरीके से ये मसला जो है आगे जाता है और किस तरीके से आगे अपील की जाती है, क्योंकि इसमें चाहे कानून मंत्री हो, उनसे बातचीत हुई है तो मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो भी एक रास्ता आगे निकलेगा उस रास्ते को और आगे जाएंगे, ताकि जो अपराधी हैं उनको सजा मिल सके और किसी भी तरीके से जो दोषी हैं इस पूरे जघन्य अपराध में वो छूटे ना और उनको वो कड़ी सजा मिल सके, जिसके लिए परिवार 2012 से लगातार इंतजार कर रहा था। जी दीपा। हाँ नमस्कार निगी जी, कैसे हैं? हम लोग सब लोग आपके साथ हैं और मैंने इसमें जो सुप्रीम कोर्ट में वकील आप लोगों की तरफ से कर रही थी चारू खन्ना जी ना, चारू खन्ना जी से भी मेरी बात हुई है। मैंने उनको भी बात की है और हमारे जो कानून मंत्री हैं किरण रिजिजू जी, उनसे भी बात करी थी। इसमें हम लोग सब लोग साथ में हैं, पूरे उत्तराखंड की सरकार आपके साथ है। और आप अभी इस समय कहाँ होंगे आप? सर मैं इस टाइम तो यहाँ पे न्यूज़ 24 चैनल पे हूँ सर। अच्छा, दिल्ली में है क्या आप? हाँ दिल्ली में सर। अच्छा, तो या तो इधर आपका आने का तो नहीं होगा ना अभी यहाँ? देहरादून साइड सर। हाँ देहरादून साइड। सर आएंगे जब आप बुलाएंगे, लेकिन अभी जरा थोड़ा सा अभी ये प्रेशर चल रहा है, इस पे चल रहे हैं, इसके बाद देखता हूँ मैं। अच्छा ठीक है, नहीं तो फिर मैं दिल्ली आता हूँ तो वहीं आपसे भेंट कर लूँगा। आप दिल्ली आएंगे जिस दिन आप मेरे को बुला लीजिए, हम दोनों मियाँ बीवी आपसे मिल लेंगे। नहीं बिल्कुल ठीक है, और इसमें हम लोग सब आपके साथ हैं, जो भी करना होगा। हमारी बेटी है वो, है ना, आपके साथ पूरा उत्तराखंड खड़ा है, हम लोग सब साथ में खड़े हैं। जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोग भी बात कर रहे हैं। जो भी हम लोगों से मदद होगी यहाँ से हम लोग ज़रूर करेंगे इसमें आपको न्याय दिलाने के लिए बेटी को, ठीक है ना?
तो सीएम धामी ने परिवार से बातचीत की, वो पूरी बातचीत को आपने सुना और रवि भी जानकारी दे रहे थे विस्तार से। रवि, आपका भी शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं पहाड़ प्रभात, आपके साथ हूं मैं दीपा वाफिला। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम खबर के साथ। उत्तराखंड में अब नहीं होगा छात्रों के भविष्य से खिलवाड़। जी हां, लोक सेवा आयोग ने परीक्षाएं कराने का फुल प्रूफ सिस्टम तैयार कर लिया है। उत्तराखंड में अब सभी परीक्षाओं को इलेक्शन मोड में संपन्न कराई जाएंगी सारी परीक्षाएं। परीक्षा केंद्रों के पास धारा 144 लागू रहेगी और देखिए हर परीक्षा केंद्र पर स्पेशल मजिस्ट्रेट तैनात होंगे और सभी डीएम जिले में परीक्षा के लिए जिम्मेदार होंगे। परीक्षा केंद्र कहां और कैसा होगा डीएम इसको तय करेंगे और प्रश्न पत्र डबल लॉक और सीसीटीवी की निगरानी में रखे जाएंगे, ये जानकारी है। ये पूरी तैयारी को आप समझ लीजिए। परीक्षा अब सुबह 11 बजे के बजाय दोपहर 1 बजे से शुरू होगी। कोचिंग सेंटर्स की गतिविधियों पर निगरानी रहेगी। 18 दिसंबर को होगी पुलिस विभाग की भर्ती और परीक्षा कक्ष में जाने से पहले अभ्यर्थियों की पूरी सघन तलाशी ली जाएगी। तो ये नई तैयारी है। अब इस तैयारी का फायदा आगे कैसे मिलेगा, कितना मिलेगा, इस पर भी लगातार नजर रहेगी। देखिए, भविष्य से अब खिलवाड़ नहीं होगा उत्तराखंड में छात्रों के, इसके लिए पूरी तैयारी की गई है। इसी पर मेरे साथी रवि जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। रवि, देखिए, लोक सेवा आयोग ने परीक्षाएं कराने का फुल प्रूफ जो प्लान है उसको तैयार कर लिया है। ये प्लान कितना सक्सेसफुल होगा इस पर लगातार नजर है। बहरहाल जो डिटेल्स है वो साझा कीजिए रवि। बिल्कुल दीपा, देखिए जिस तरीके से उत्तराखंड में भर्तियों में धांधली की बाढ़ आई थी, पूरा युवा पूरी तरीके से हताश दिखाई दिया है। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये साफ कर चुके हैं कि आने वाले वक्त में किसी भी तरीके के नकल माफिया सक्रिय नहीं हो पाएंगे और जो भी योग्य परीक्षार्थी होगा उसको उसका हक मिलना जरूरी है और उसको उसका हक दिया जाएगा। ऐसे में जो राज्य लोक सेवा आयोग है वो इस वक्त जो है परीक्षाएं कराने जा रहा है। दिसंबर 18 तारीख से जो पुलिस है, IRB है, इन तमाम परीक्षाओं को जो है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग शुरू कर देगा। और ऐसे में इस बार जो पूरी तैयारियां हैं वो की गई हैं। एक प्लान तैयार किया गया है जिस तरीके से इलेक्शन मोड में परीक्षाओं को कराने की बात की जा रही है। पूरी सीसीटीवी में की निगरानी में ये परीक्षाएं होंगी। इसके अलावा जो स्मार्ट वॉच है या जो मोबाइल फ़ोन है, इन तमाम चीज़ों को अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। पूरी तरीके से यानी कि चेकिंग होगी और इसके साथ ही साथ जहां पर जो परीक्षाओं की कॉपी रहेंगी वो भी सीसीटीवी की निगरानी में होंगी। और जिन जिलों में ये परीक्षा केंद्र बनाए जाएंगे वहाँ के जिलाधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो परीक्षाओं को पारदर्शिता तरीके से सुनिश्चित कराएं। तो ऐसे में पूरी तरीके से जो तैयारियां हैं वो देखी जा रही हैं। धामी सरकार का एक मैसेज साफ है उन नकल माफियाओं के लिए कि वो अब यहाँ पर सक्रिय नहीं हो पाएंगे और उन छात्रों के लिए भी एक संदेश है, एक वादा है कि अब जो भी योग्य छात्र होंगे उनको उनका हक मिलकर रहेगा। तो यही वजह है कि जिस तरीके से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस बार परीक्षाएं नहीं कराएगा, राज्य लोक सेवा आयोग को परीक्षाएं दी गई हैं तो इसमें पूर्ण तरीके से पारदर्शिता हो और उन परीक्षार्थियों को उनका हक मिल सके। इसी को लेकर धामी सरकार आगे बढ़ रही है और एक बहुत महत्वपूर्ण जो विचार विमर्श हुआ है उत्तराखंड राज्य लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनके साथ और मुख्यमंत्री को भी उन्होंने एक पत्र लिखा था कि किस तरीके से परीक्षाओं को पारदर्शिता कराने के लिए एक योजना तैयार की जाए और कैसे में इन परीक्षाओं में धांधली ना हो और किसी भी तरीके से नकल माफिया इसमें इन्वॉल्व ना हो सके। तो यही वजह है कि इस बार जो छात्रों को, जो परीक्षार्थी हैं, जो परीक्षाएं देना चाहते हैं, उनको जो आश्वासन सरकार ने दिया है उस आश्वासन पर खरा उतरने की कोशिश इस बार धामी सरकार करेगी और पूरी तरीके से परीक्षाओं को पारदर्शिता तरीके से इलेक्शन मोड में ये परीक्षाएं होंगी कहा जा रहा है। अब छात्रों में जो भरोसा धीरे धीरे खत्म होता जा रहा था लोक सेवा आयोग को लेकर, वो भरोसा क्या वापस आ पाएगा? क्रेडिबिलिटी पर बहुत सारे सवाल खड़े हुए थे। इस पूरी तैयारी से दोबारा से भरोसा छात्रों का इस पर बनेगा, मजबूत होगा, इस पर भी लगातार नजर होगी। बहरहाल आप बने रहे रवि हमारे साथ, आगे भी एक बड़ी खबर है उस पर भी जानकारी आपसे लेंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।